नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा आज जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डेबरा में रैली और खड़गपुर में रोड शो। टीएमसी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा के सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में चर्चाओं का दौर जारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग थोड़ी ही देर में जारी करेगा अंतिम मतदाता सूची। 5.5 महीने की एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज आएगी सूची। पार्टियों की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा असर। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर किया 6.9%। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू का इजरायल के विनाश की बात नहीं बर्दाश्त। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने डिलीट किया अपना ट्वीट। तो बात करते हैं सबसे पहले जनादेश के जरिए कि 3 राज्यों में बम्पर वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित नोवोटेल होटल में इसे जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं अमित शाह का आज जमकर प्रचार है इस पूरे इलाके में और वो पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के डेबरा विधानसभा में एक रैली को संबोधित करेंगे और फिर शाम 5 बजे खड़गपुर में एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दांवपेच जारी है। पहले प्रधानमंत्री ने भाजपा की जीत पर 6 गारंटी देने का वायदा किया था। क्या है वो गारंटी, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो पहले गारंटी के तौर पर भाजपा का कहना है कि भय नहीं बल्कि उनकी सरकार से भरोसा कायम होगा। साथ ही जो पूरा सरकारी तंत्र यानी कि सिस्टम है वो और अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह बनेगा। साथ ही भ्रष्टाचारियों को जेल घोटालों के साथ साथ जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उसकी जांच भी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 5वीं गारंटी के तौर पर शरणार्थियों को अधिकार और घुसपैठिए जो हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 7वीं गारंटी की अगर बात 6ठी गारंटी की अगर बात की जाए तो वो 7वां वेतन आयोग लागू करना है। तो बीजेपी की ये 6 गारंटी प्रोग्राम है जिसमें जनता के भरोसे को जीतने की कोशिश वो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक और बात खास है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कई विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल की जीत के अंतर को एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं के आंकड़े चुनौती दे सकते हैं। 2021 में कोलकाता की 11 सीटों पर तृणमूल ने जीत हासिल की थी। उन्हीं 11 सीटों के साथ साथ जिलों की कई सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव के जीत के अंतर और एसआईआर में हटाए गए मतदाताओं की संख्या के बीच बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है और आगे तृणमूल कांग्रेस की राह मुश्किल लग रही है। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से है। तो अगर हम पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जहां भवानीपुर की अगर बात की जाए तो कुल मतदाता 2 लाख से ज्यादा, जहां अगर देखा जाए तो जो वोट का अंतर है वो 8,297 रहा। ऐसे ही बेलियाघाटा, श्यामपुकुर, मानिकतला, काशीपुर, बेलगछिया, यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात है। उसके साथ कुल मतदाताओं में जब भाजपा और तृणमूल में इसकी हम इसका बंटवारा देख रहे हैं तो आप वोट का अंतर यहाँ पर निकाल सकते हैं। और एसआईआर होने के बाद कम से कम बड़े आंकड़े हैं इन तमाम सीट्स पर अगर देखा जाए तो जिनके जो मतदाता हैं उनके नाम हटे हैं, क्योंकि वो एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए कि कौन से वो मतदाता हैं आखिरकार जो अपने मत अधिकार का उपयोग करने के लिए उपयुक्त हैं। भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट, रासबिहारी, ये तमाम वो सीट्स हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम हटे हैं और कितनी बड़ी गेम चेंजर ये तमाम सीट्स जो है वो आने वाले इस विधानसभा चुनाव में साबित
हो सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा और डर का साया एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। नंदीग्राम और पानीहाटी से आई 2 अलग-अलग घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महिलाओं के साथ हिंसा और राजनीतिक दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच चुनाव आयोग एक्शन में है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दिनों में राज्य के 2 अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट की है, जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। आरोप है कि चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाली महिलाओं पर हमले किए गए। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल नंदीग्राम पहुंचे और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की, लेकिन 5 साल बाद भी महिलाओं के मन से उस खौफनाक घटना का डर नहीं निकला है। ওদের মুখে মানে কি বলবো, যদি পেটে দুঃখ থাকতো তাহলে এই কথাটা বলতো না। এত আস্তে আস্তে ভাষাগুলো বলেছিল, মা আমাদের এই তারা বলছে মেরে দিবে বলছে, আমরা হাতে পাই পড়ছি যে আমাদেরকে মেরে না যাই না, আমরা জাহানের জন্য একটু বেঁচে থাকি। সামনে স্বামীদেরকে মারধর করছে, আমরা পায়াতে এই দিনটা এলে না, মানে এই ভোটের সময় এলেই তো আমাদের প্রচন্ড ভয়। না কোনো ভয় করবে। इन दर्दनाक आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 5 साल पुराने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आयोग के निर्देश पर नंदीग्राम मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों की पहचान की गई और बुधवार को 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर घटनाओं में कार्रवाई करने में पुलिस को 5 साल क्यों लग गए। दूसरी घटना पानीहाटी की है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने बदसलूकी की। भाजपा का आरोप है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। टीएमसी अभी से बोल रहा है देख लूंगा, काट दूंगा, हम लोग आ रहा है, ममता बनर्जी खुद डरा रहा है सब। इसलिए आम वोटर ना जो हियर साइकोसिस है, डर का माहौल है, इसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन का ही करना होगा। नंदीग्राम और पानीहाटी की घटनाएं तो सिर्फ बानगी भर हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में निर्भय माहौल में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सख्त कदम बेहद जरूरी हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामांकित किया। हाल ही में उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद अब उन्हें फिर से दोबारा नामित किया गया है। हरिवंश नारायण सिंह 14 सितंबर 2020 से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में काम कर रहे हैं। इस पद पर वो दूसरी बार चुने गए थे और वो अपनी निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। संसद में उनकी भूमिका संतुलित और शांत तरीके से काम करने वाली मानी जाती है। इस बार फिर से राष्ट्रपति की ओर से उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार कल दोपहर नई दिल्ली पहुंचे और पुष्टि की कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार एनडीए के शीर्ष नेता नए मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रिमंडल के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नई दिल्ली में मौजूद हैं। वे भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां बिहार में नेतृत्व और सत्ता साझेदारी को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। राज्यसभा सांसद के रूप में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ से पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, मनीष वर्मा के साथ कई नेता पहुंचे हैं। इस बीच पटना में कई स्थान पर भावी सीएम को लेकर पोस्टर
दिखने शुरू हो गए। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए जिनमें निशांत कुमार को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया। पोस्टर पर लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत। माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे समय में राज्यसभा जा रहे हैं जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने महिला सशक्तिकरण की बात की और महिला आरक्षण बिल सदन के अंदर आना है, तो नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का आज़ाद हिंदुस्तान के रोल मॉडल माने जाते हैं, द रियल हीरो ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार की सेवा की, बिहार की जनता का, कोई लोग नहीं चाहता है कि यह पद छोड़ें। आम जनता भी नहीं चाहती है और एनडीए भी नहीं चाहती है, मगर उनका खुद का निर्णय है और राज्यसभा जाना चाहते हैं, चले गए। आगे सब जो भी नेतृत्व आएगा उनके मार्गदर्शन में काम करेगा और बिहार को और विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे उसके लिए भी प्रयास करेगा। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। जनगणना 2027 के लिए इस बार लोगों ने खुद ही डिजिटल पहल के तहत आत्मगणना की सुविधा का उपयोग किया। अब तक 5,72,000 अधिक परिवारों ने डिजिटल सुविधा का प्रयोग करते हुए आत्मगणना में हिस्सा लिया और इस डिजिटल सुविधा का फायदा उठाया। ये आंकड़ा इस पहल में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने विवरण देने के विकल्प चुनकर इन परिवारों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तरीके को अपनाया। आत्मगणना करने के लिए आप se.census.gov.in लिंक पर जाकर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं और बड़ी आसानी से जनगणना 2027 में हिस्सा ले सकते हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए अहम पहल कर रही है। इस पर नीरजा माथवन ने ऋग्वेद और अर्थवेद का हवाला देते हुए कहा कि स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मतलब उसे निर्णय लेने का अधिकार मिलना है। उन्होंने कहा कि वेदों के अनुसार स्त्री के सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करना राष्ट्र का दायित्व है। पिछले एक दशक में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो इस दायित्व को निभाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। स्त्री स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ही है निर्णय लेने का अधिकार, और पिछले एक दशक में स्त्रियों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ने ऋग्वेद और अथर्ववेद के उस कथन को भी संपुष्ट किया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्त्री का सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा राष्ट्र का दायित्व होता है। किस तरह से पिछले एक दशक से राष्ट्र ने अपने उस दायित्व को पूर्ण किया है या निभाता चला आया है, यह हम सब ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐतिहासिक बदलावों का प्रस्ताव पेश करने जा रही है। इस फैसले पर लीबिया लोबो सूर्य कुमारी ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। हमें अफसोस है कि इसमें इतना अधिक समय लग गया क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जो योगदान दे सकती थीं, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिल पाया। फिर भी हमें खुशी है कि आने वाली पीढ़ियों की महिलाएं अब भी अवसर पा सकेंगी और आगे बढ़ पाएंगी। I'm very happy about it. Only sad that it has taken 27 years to make so much headway. It is not even complete yet. It will be definitely a boon for women. And we are sorry that it has taken so much time that so many women who could contribute also have not had the chance to do it. But anyway, we are happy that the future generations will be able to do it.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक हासिल किया। वहीं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया, जहां इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप जो टेस्ट था वो गगनयान मिशन की सुरक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लगभग 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में 3 दिनों के लिए भेजने और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की योजना है। इस मिशन की उड़ान अगले वर्ष के लिए निर्धारित है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि लैंडिंग सुरक्षित रहे। IADT-02 की सफलता ये साबित करती है कि इसरो का रिकवरी और पैराशूट सिस्टम विश्वसनीय और सटीक रूप से काम कर रहा है, जो मानव मिशन की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। डॉक्टर सिंह ने इस उपलब्धि को गगनयान मिशन की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ की गति धीमी होने के बावजूद भी भारत चीन समेत अन्य अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलने का अनुमान है। ADB की ओर से शुक्रवार को जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बात कही गई है। मजबूत घरेलू मांग, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी जो कम शुल्क है उसके समर्थन से अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर को देखें यानी कि 2026-27 उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया। वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके 7.3% रहने की संभावना है। विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर भू राजनीतिक तनाव में अनिश्चितता के कारण पिछले वर्ष के 5.4% से जो इस आंकड़े को अगर हम देखें तो उसे घटाकर 2026 और 2027 में 5.1% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके विपरीत भारत की आर्थिक वृद्धि 2026 में 6.9% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू खपत यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के चलते 2027 में बढ़कर 7.3% हो सकती है। वहीं इसी साल अगर इसे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो ग्रोथ की रफ्तार है उसके धीमी पड़ने की आशंका है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में ये भी माना गया कि चीन में आर्थिक वृद्धि इस साल घटकर 4.6% और अगले साल 4.5% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल अगर इसे हम देखें तो 5% थी। अब वैश्विक व्यापार की नीतियों की अगर बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव से भी जो ये तमाम क्षेत्र हैं उनकी ग्रोथ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो तमाम उत्पाद हैं उनकी बढ़ती हुई मांग क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं को कुछ हद तक समर्थन दे सकती है। इसके अलावा तेल की कीमतें फिलहाल ऊंची हैं, लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो आने वाले समय में हम स्थिरता की उम्मीद जता सकते हैं। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से दोनों देशों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही आपसी चिंता से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने आकलन का आदान प्रदान किया। इसके अलावा मिस्री ने FBI निदेशक काश पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की रोकथाम और आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत अमेरिका के सहयोग पर जो तमाम विचार हैं उसको लेकर आदान प्रदान किया है। भारत और म्यांमार ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया। दोनों देशों के बीच उड़द और अरहर के व्यापार को लेकर हुए मौजूदा द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU को अब अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब यह समझौता साल 2031 तक प्रभावी रहेगा। इस अवसर पर पत्रों का आदान प्रदान म्यांमार में भारत के राजदूत और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के स्थायी सचिव के बीच संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री महामहिम यू मिन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक कड़ियों को मजबूत करने का एक मुख्य स्तंभ है। इस विस्तार से न केवल भारतीय बाजारों में दालों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि दोनों देशों के किसानों और व्यापारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। बात श्रीलंका की, जहां चक्रवात से क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन को भारत की मदद से फिर से शुरू कर दिया गया। उत्तरी रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं आज से बहाल हैं। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक उत्तरी रेलवे लाइन के उन हिस्सों को दुरुस्त किया गया जो हालिया चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन की अनुदान सहायता को लेकर कुल $450 मिलियन के विशेष पैकेज का एक हिस्सा दिया है।
पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत बंद किया जाए। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों की सीज फायर के बाद से लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब इसी बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खमनई ने अपने लिखित संदेश में अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो अपने अधिकारों की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में ईरान अपने वैध अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही खमनई ने ईरान की हॉर्मुज़ पर रणनीति को नए चरण में ले जाने के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खमनई और अपने शहीदों का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान इस संघर्ष को रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही नजरियों से देखता है। हालांकि मुश्तबा खमनई को अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। उन्हें अपने पिता की जगह पर नियुक्त किया गया है, जिनकी फरवरी 28 को प्रारंभिक हमलों में हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद आपत्तिजनक है। ऐसा बयान किसी भी सरकार की ओर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से ऐसे देश के ऐसे बयान अगर हैं जो कि शांति के लिए और निष्पक्ष मध्यस्थता देने का दावा करता है। इससे पहले लेबनान पर इजराइल के हमलों को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा था कि इजराइल बुरा और इंसानियत के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है तो वो लेबनान में नरसंहार जारी रखे हुए है। आसिफ ने लिखा था कि इजराइल बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून खराबा जारी है। उन्होंने आगे लिखा था कि मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी धरती पर इस कैंसर जैसे राज्य का निर्माण किया वो यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाएं और नरक में जलें। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अज़ार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया। अज़ार की इस कड़ी टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है। इजराइल के राजदूत ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम अपने अमेरिकी दोस्तों पर निर्भर हैं। इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान के साथ यथाशीघ्र वार्ता शुरू करने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेबनान की ओर से बार बार किए गए जो अनुरोध है उनके जवाब में लिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि प्रस्तावित बातचीत का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह को निरस्त करना, इजराइल लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल बेरूत को सैन्य मुक्त करने के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का स्वागत करता है। हालांकि इस घोषणा पर लेबनान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं है कि संभावित वार्ता में लेबनान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। ये वार्ता लंबे समय से जारी तनाव को कम करने और स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बात आईपीएल की, जहां राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। राजस्थान की टीम 3 मैच में 3 जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर। राजस्थान ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी। वहीं आरसीबी ने 2 मैच खेले और दोनों में जीत दर्ज की है। आरसीबी ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।